सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम इसमें बात करेंगे वैदिक एज की, यानी कि जो भी हमारे वेद्स थे उनके पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम केवल इस लेक्चर में वही चीज़ें जानेंगे जो कि हमारी एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई भी फालतू इधर उधर की चीज़ें हम नहीं करने वाले हैं इसमें। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले जो हमारा वैदिक एज है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हमारा अर्ली वैदिक एज जो कि हमारा है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। दूसरा है हमारा लेटर वैदिक एज जो कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। तो अर्ली वैदिक एज में जो आता है हमारा, वो केवल एक ही वेद आता है, ऋग्वेद। और बाकी जो हमारा लेटर वैदिक है, इसमें हमारे 3 वेद आते हैं। कौन कौन से? अथर्व, शाम और यजुर्वेद। ये तीनों हमारे जो वेद हैं ये आते हैं हमारे लेटर में। अर्ली में आते हैं ऋग्वेद, और ऋग्वेद ही हमारा सबसे पुराना वेद है, यानी कि हमारा ओल्डेस्ट वेद यही है। दूसरी बात, जो हमारे वैदिक एज के लोग थे वो पेस्टोरल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब दे डू एग्रीकल्चर। दे डू एग्रीकल्चर यानी कि पेस्टोरल। और उसमें भी हमारे मेनली जो अर्ली वाले थे वो ज्यादा इस चीज को करते थे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे वेद्स हैं, जो हमारे वेद्स हैं उनके कंपाइलेशन वगैरह की। तो ये हमारे 4 वेद्स हो गए, अथर्व, यजुर, ऋग और सामवेद। ये हमारा ओल्डेस्ट वेद है, ऋग्वेद। अब कुछ ऋग्वेद के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने एक बुक लिखी। उनका बुक का नाम था आर्कटिक होम इन द वेदास। आर्कटिक होम इन द वेदास। इसमें इनका मानना यह था कि जितने भी इंडियंस हैं वो सब आर्यंस हैं। जितने भी इंडियंस हैं हमारे, वो सारे ही हमारे आर्यंस हैं। और जो आर्यंस की लैंग्वेज थी, लैंग्वेज जो थी आर्यंस की, वो थी हमारी संस्कृत। यानी कि संस्कृत वहां से, ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो मतलब आर्यंस हैं या फिर वैदिक एज के लोग थे, उनकी लैंग्वेज क्या थी? तो वो थी हमारी संस्कृत में। जो हमारा ओल्डेस्ट वेद है, यानी कि जो हमारा ऋग्वेद है, यहीं पर लिख देता हूं मैं आपको। ये कंपाइल किया गया था, कंपाइल्ड ड्यूरिंग जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता। अब ये जैन अवेस्ता कहाँ पर थी? ये था हमारा ईरान में। इससे भी क्वेश्चन बनता है, जैन अवेस्ता थी हमारी ईरान में। अब बात कर लेते हैं हम अपने कुछ डिविजन्स के बारे में। डिविजन्स के बारे में, जो हमारे सब डिविजन्स थे वैदिक टाइम पे। जो कुछ हमारे सब डिविजन्स थे, जैसे हमारा एक था संहिता। इससे क्वेश्चन बराबर बनता है कि कलेक्शन ऑफ हिम्स को क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ हिम्स, उसे हम बोलते हैं संहिता। और हिम्स को हम बोलते हैं सूक्त। हिम्स को हम बोलते हैं सूक्त। ब्राह्मण्स जो थे हमारे, ब्राह्मण्स ये क्या करते थे हमारे, आज भी करते हैं, सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स। सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। आपने देखा होगा जब भी कोई हमारे यहाँ पर रिचुअल्स मतलब होते हैं, रीति रिवाज वगैरह, उसमें हम ब्राह्मण्स को ही बुलाते हैं मेनली। दूसरा जो हमारे अरण्यक्स होते थे, अरण्यक्स ये होते थे हमारे हर्मिट्स, मतलब कि जो लोग जंगल में रहते थे। हर्मिट्स जो हमारे जंगल्स में रहते थे, उन्हें हम बोलते हैं अरण्यक्स। उसके बाद हम उपनिषद, जो कि भक्ति। अब उपनिषद
कोई मतलब जो हमारी भक्ति है उसको ही हम वेदांता बोलते हैं। टोटल हमारे पास 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद हैं टोटल हमारे पास, जिसमें कि मेन हमारे पास 10 ही है। मतलब मेन जो है हमारे वो 10 ही हैं। वैसे टोटल 108 हमारे उपनिषद हैं, जिसे हम वेदांता भी बोलते हैं, वेदांता। अब इसके बाद बात करते हैं हम अपने एक एक करके सारे ही वेद्स के बारे में, जितने भी हमारे वेद्स थे। तो सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की सबसे पहली खासियत आपको यही लिखनी है कि ये हमारा ओल्डेस्ट वेद है, जो कि हमारा आता है अर्ली वैदिक एज में। बाकी इसके बाद जितने भी सारे हैं वो हमारे लेटर वैदिक एज में आएंगे, जो कि 1000 से लेके 600 BC तक हुए हमारे। तो ओल्डेस्ट वेद है ये बता ही दिया मैंने आपको। सबसे पहले यही कंपाइल किया गया था, क्योंकि ओल्डेस्ट यही है। जो इसकी स्टार्टिंग होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है एक लाइन से, जो है अग्नि मिले पुरोहितम। अग्नि मिले पुरोहितम, इस लाइन से हमारा ऋग्वेद शुरू होता है। हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल्स हैं, 1028 हिम्स, या फिर इनको हम एक तरह से मंत्र भी बोल सकते हैं। 1028 हिम्स, कलेक्शन ऑफ हिम्स मैंने अभी आपको बताया था कि संहिता कहलाता है। और जो हमारे वर्सेस हैं वो है इसमें हमारे 10,600। 10,600। अच्छा, जो हिम्स हमारा गाता है उसको हम बोलते हैं, ऋग्वेद के हिम्स को गाने वाले को होत्री। ऋग्वेद के हिम्स को जो गाता है उसको हम बोलते हैं होत्री। ऐसे हम धीरे धीरे सारों के जानेंगे कि इस वेद के उच्चारण करने वाले को हम क्या बोलते हैं। ऐसे ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को हम होत्री बोलते हैं। अब ये जो 10 मंडल हैं, ये जो 10 मंडल हैं, इसमें 2 से 7 तक तो ये सारे हैं ओल्ड, और जो हमारे बच्चे 1, 9 और 10, ये हमारे जो है सारे ही न्यू है। मतलब ये सबसे बाद में जोड़े गए। अब हमारा जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल के अंदर ही हमारा देखने को मिलता है हमें पुरुष सूक्त। इसमें ही मेंशन्ड है पुरुष सूक्त। इसमें हमारे ऋग्वेद में मेंशन्ड है पुरुष सूक्त। आगे बताऊंगा आपको पुरुष सूक्त क्या है। फिर 9th मंडल जो है हमारा, उसमें भगवान सोम के बारे में है। भगवान सोम के बारे में। भगवान सोम हमारे मतलब कि लॉर्ड ऑफ प्लैनेट्स बोलते हैं जिनको, लॉर्ड ऑफ प्लैनेट्स। ऐसे सोमरस होता है हमारा एक। सोमरस क्या होता है? एक एनर्जी ड्रिंक होता है वैदिक एज में। एनर्जी ड्रिंक होता था एक वैदिक एज में, सोमरस बोलते थे जिसको हम। आजकल तो ये एनर्जी ड्रिंक चल रहे हैं हेल्थ स्टिंग, वो नहीं, सोमरस हेल्थ की होता था, उसको एनर्जी ड्रिंक बोलते थे। अब इसमें जो डीटीज थे हमारे, यानी कि किन किन भगवान जी के बारे में हमें ऋग्वेद के अंदर बता रखा है, तो वो हमारे कौन कौन से थे? एक थे अग्नि, विष्णु, वरुण और इंद्र। इंद्र, अग्नि, विष्णु और जी हमारे वरुण। ऐसे पूछा जाता है कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वेद मेंशन्ड अबाउट इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि मतलब कौन से भगवान आपके ऋग्वेद में मेंशन्ड है। तो ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। फिर जो तीसरा मंडल है हमारा, थर्ड मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में ही हमारा है गायत्री मंत्र, जो कि हमारा देवी सावित्री जी के लिए है। जो हमारी देवी है सावित्री जी, उनके लिए है हमारा थर्ड मंडल। साथ में जो हमारी फीमेल डिटीज हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण तो हो गए, वो है अदिति और उषा। इसमें है अदिति और उषा। उषा को हम बोलते हैं गॉडेस ऑफ डाउन। डाउन, DAWN, गॉडेस ऑफ डाउन बोलते हैं इसमें। अब बात करते हैं अपना, ये जो मैंने आपको बताया 10th मंडल में है हमारा पुरुष सूक्त। ये पुरुष सूक्त क्या है? तो पुरुष सूक्त के बारे में बात करते हैं। तो पुरुष सूक्त में क्या है? 4 वर्णों में विभाजित किया गया है।
पूरी, मतलब जैसे आजकल जो कास्टिज्म चल रहा है, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों पे विभाजित किया गया था, जो कि हमारे पुरुष से आए थे। मतलब एक तो हो गया हमारा सबसे ऊपर का पार्ट माउथ, साइड में भुजाएं हमारी आर्म्स, उससे नीचे थाइज यानी कि जांघ जो होती हैं थाइज, और उससे नीचे फिर फीट। माउथ डिनोट करता है हमारा ब्राह्मण्स को, आर्म्स डिनोट करता है हमारा क्षत्रिय को, थाइज डिनोट करती हैं हमारी वैश्य को, और फीट डिनोट करते हैं हमारे शूद्र को। फीट हमारे डिनोट करते हैं किसको? शूद्र को। अब नेक्स्ट वेद पर चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट वेद है सामवेद। सामवेद हमारा म्यूजिकल मतलब वेद है एक तरह से, मतलब जिसमें हमें म्यूजिक के बारे में जानकारी मिलती है। म्यूजिक, और मतलब म्यूजिक है चैंटिंग मेलोडीज, चैंटिंग मेलोडीज। बाकी अब इसमें जो है 2 उपनिषद हैं हमारे। कितने? 2 उपनिषद हैं हमारे इसमें। वो कौन कौन से हैं हमारे? छांदोग्य और केन। ये याद रखना है आपको कि किसमें कौन से उपनिषद हैं। तो 2 उपनिषद है हमारे सामवेद में, छांदोग्य और हमारे केन। ये 2 उपनिषद हमारे सामवेद के हैं। उसके आगे इसमें सामवेद में ऐसा कुछ हमें पढ़ना है नहीं। बाकी इसके जो मंत्र को रिसाइट करता है उसे हम बोलते हैं उद्गाता, होत्री, इसको हम बोलते हैं उद्गाता। लेकिन फिर भी अभी मत लिखो, मैं इसे लास्ट में आपको लिखवा दूंगा। उद्गाता में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। थर्ड फिर हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमारा यजुर्वेद जो है वो है हमारा रिचुअल्स और सैक्रिफाइस यानी रीति रिवाजों के लिए, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस, यानी कि हमारे रीति रिवाज। वो हमारा यजुर्वेद है। यजुर्वेद हमारा 2 सेक्शन में विभाजित है। 2 सेक्शन में कौन कौन से हैं भाई? एक हो गया हमारा शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल, और एक हो गया हमारा कृष्ण। शुक्ल का मतलब है व्हाइट यानी कि सफेद, और कृष्ण मतलब ब्लैक। कृष्ण मतलब ब्लैक। शुक्ल के अंदर ही हमें शतपथ ब्राह्मण देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण इसमें है वो शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण मेंशन्ड है हमारा। अब इसके जो उपनिषद हैं तो वो कौन कौन से उपनिषद हैं? मतलब मेन उपनिषद की बात कर रहा हूँ। 2 कौन कौन से हैं? एक तो हमारा हो गया बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, और एक हो गया हमारा कठोपनिषद। कठोपनिषद तो बृहदारण्यक में तो हमारा जो बृहदारण्यक है उस वो है हमारा ओल्डेस्ट उपनिषद। ये भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारा बृहदारण्यक ओल्डेस्ट उपनिषद है। कठोपनिषद हमारा जो है इसके अंदर हमें स्टोरी मिलती है नचिकेता और यम की। नचिकेता एंड यम। यम आपको पता ही है, यमराज, गॉड ऑफ डेथ। ये हमारे नचिकेता और यम की, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि नचिकेता और यम की जो स्टोरी है वो कौन से उपनिषद में है, या फिर जो कठोपनिषद के अंदर है तो कठोपनिषद कौन से वेद में हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने लास्ट वेद जो कि हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद किसका है? मैजिकल फॉर्मूलाज, यानी कि जो भी हमारे काले जादू वगैरह होते हैं उसके बारे में मेंशन्ड है हमारा अथर्ववेद में। अथर्ववेद हमारा डिवाइडेड है कितने? 20 खंड में। 20 खंड में हमारा अथर्ववेद डिवाइड है। इसके जो इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं, इसके जो हमारे इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं वो है हमारे एक तो मंडूक उपनिषद और एक महाउपनिषद।
मंडू और एक महाउपनिषद। अब मंडूक उपनिषद की खासियत क्या है कि हमने यहीं से सत्यमेव जयते लिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार बना है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो हमने मंडूक उपनिषद से लिया है। और महाउपनिषद जो है हमारा, वहां से हमने लिया है वासुदेव कुटुंबकम। अभी हमारी जो G20 समिट हुई थी भारत में, उसकी थीम भी यही थी, वासुदेव कुटुंबकम। तो ये हमारा, इसका मतलब होता है होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, यानी कि पूरा संसार ही मेरा परिवार है। ये हमने चैप्टर 6 से लिया है, जो महाउपनिषद है उसके चैप्टर 6 से हमने लिया है वासुदेव कुटुंबकम। तो ये हमारे यहाँ पर सारे वेद्स एंड होते हैं, मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने बता दी। वेद्स में इसके बाहर से क्वेश्चन आपका कोई जाएगा नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल ऑफ फिलोसफी की, जो कि हमारे थे 6। कितने? 6। कौन कौन से? सबसे पहले आता है समख्या, समख्या। दूसरा हमारा आता है न्याय। तीसरा आता है हमारा वैशेषिक, वैशेषिक। चौथा हमारा आता है योग। पांचवा हमारा आता है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत भी बोलते हैं। और छठा हमारा आता है पूर्व मीमांसा, मीमांसा, मीमांसा। अब किस किस ने दिए? तो संख्या दिया हमारा कपिल ने, न्याय दिया हमारा गौतम ने, वैशेषिक दिया किसने? कणद, जिन्हें हम वो भी बोलते हैं कि मतलब एटम की खोज सबसे पहले इन्होंने करी थी, कणद ने। योग दिया हमारा एज यू ऑल नो पतंजलि ने। फिर उसके बाद उत्तर मीमांसा दिया हमारा बद्रायण ने, बद्रायण। और पूर्व मीमांसा दिया हमारा जैमिनी ने। ये हमें याद रखना है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो वेदांत किसको बोलते हैं हम? फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ उपनिषद को वेदांत बोलते हैं। उत्तर मीमांसा, बद्रायण, ये सारे आपको डायरेक्ट याद कर लेने हैं। इसमें जो हमारा ओल्डेस्ट है वो है हमारा समख्या, ये हमारा ओल्डेस्ट है यहाँ पर समख्या। अब बात कर लेते हैं हमारे वेदांश की, जो कि हमारे टोटल वेदांश कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योति, और लास्ट है हमारा छंद। शिक्षा या इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। कल्प का मतलब क्या है हमारा? स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस यानी जो भी हमारी प्रैक्टिसेस मतलब रीति रिवाज, एक तरह से बोल लो। व्याकरण स्टडी ऑफ ग्रामर, ये तो लिखने की जरूरत है नहीं, सबको पता है। निरुक्त स्टडी ऑफ इटिमोलॉजी, स्टडी ऑफ इटिमोलॉजी। ज्योति होता है हमारा स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। और छंद होता है हमारा स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर्स, स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर्स। ये सारे आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। पहले तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि वेदांत हमारे कितने? 6। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योति और छंद। तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनता है। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले जो हमने मतलब
विभाजन किया था अपने वैदिक एज का, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। जो कि हमारा लेटर वैदिक एज चल रहा था 1000 से 600 बीसी और अर्ली वैदिक एज चल रहा था 1500 से 1000 बीसी। तो अब बात कर लेते हैं कि चेंजेस क्या क्या है अर्ली वैदिक एज में और लेटर वैदिक एज में। तो पहले अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़ लेते हैं कि अर्ली वैदिक एज में हमारा क्या क्या चीजें हुई, या हमें मतलब क्या क्या चीजें देखने को मिली अर्ली वैदिक एज में। तो सबसे पहले तो अर्ली वैदिक एज में हमें मेंशन किस चीज का मिला, हिमालय का, हिमालय, जिसको यहाँ पर बोला गया क्या, हिमवंत, हिमवंत। दूसरा मिला हिंदू कुश का, हिंदू कुश, जिसको क्या बोला गया यहाँ पर, मुंजावट, जिसको बोला गया हमारा मुंजावट। अब बात करें तो अर्ली वैदिक एज में एक युद्ध हुआ था, दसराजन युद्ध। एक मतलब वॉर हुआ था, युद्ध, दसराजन युद्ध। दसराजन युद्ध। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दसराजन यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो ये जो दसराजन युद्ध है, इसके बारे में हमें पता चलता है ऋग्वेद के 7th मंडल में। एज यू नो कि हमारा अर्ली वैदिक एज में केवल ऋग्वेद ही था, बाकी तीनों हमारे लेटर वैदिक एज में। तो दसराजन युद्ध हमारा 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद में मेंशन्ड है हमारा दसराजन युद्ध, जो कि हमारा बैटल ऑफ 10 किंग्स था, जिसमें इन 10 किंगों की लड़ाई किससे थी, वर्सेस सुदास से। इनकी लड़ाई हुई थी सुदास से। सुदास कौन थे हमारे, लीडर ऑफ भरत ट्राइब या भारत ट्राइब, भरत ट्राइब, इसी के नाम पे बोलते हैं कि भारत नाम पड़ा हमारे देश का, क्योंकि भरत ट्राइब के जो लीडर थे सुदास, और उनका युद्ध हुआ 10 राजाओं से। तो सुदास जी ने फिर भी ये बैटल जीत लिया। 10 राजाओं से युद्ध होने के बाद भी सुदास ने इस युद्ध को जीत लिया। और ये युद्ध हुआ हमारा कहाँ पर, जो हमारा दसराजन युद्ध था, ये हमारा हुआ बैंक्स ऑफ पुरुषनी रिवर, बैंक्स ऑफ रावी नदी, रावी या फिर पुरुषनी। अभी बताऊंगा मैं आपको ये एंशिएंट नेम भी। इसके किनारे हुआ हमारा, पुरुषनी नदी के किनारे या फिर रावी नदी के किनारे। अब बात कर लेते हैं अपना कि मतलब हमारी जो आज की नदियां हैं जितनी भी या रिवर्स हैं, उनके पुराने नाम क्या क्या थे। तो जो हमारी आज की इंडस है, इसका पुराना नाम शायद आप सभी को पता ही होगा, सिंधु। जो झेलम है, झेलम का नाम था वितास्ता। जो हमारी चेनाब है, उसका नाम था अस्किनी। जो हमारी रावी है, इसका नाम था पुरुषिनी। जो हमारी ब्यास है, इसका नाम था बिपाशा। जो हमारी सतलुज है, इसका नाम था शतुद्री। सतलुज का नाम था हमारा शतुद्री। और जो हमारा अर्ली वैदिक एज था, इसमें जो हमारी सोसाइटी थी, उसको 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, 4 वर्णों में। लेकिन ये जो है हेरिडेटरी नहीं थे, जैसे कि आज हो गए हैं कि मतलब अगर क्षत्रिय है तो उसका बेटा भी क्षत्रिय, ऐसे। बल्कि ये जो थे बेस्ड ऑन प्रोफेशन थे, बेस्ड ऑन प्रोफेशन, यानी कि जिसका जो काम उसकी वो जाति, उस हिसाब से जाति बांटी गई थी 4 वर्ण में। वो वर्ण मैंने आपको चारों बता ही दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
शूद्र। प्लस यहाँ पर जो विडो रीमैरिज थी, विडो रीमैरिज, जिसको हम नियोग्य बोलते थे, नियोग्य, वो अलाउ थी हमारी। प्लस यहाँ पर जो थी हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब वुमेन्स कंडीशन वाज गुड। हालांकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी लेकिन वुमेन्स कंडीशन वाज गुड, वुमेन्स की कंडीशन भी अच्छी थी, ऐसा कोई मतलब उन पर अत्याचार नहीं होते थे। काओ यानी कि गाय, जिसको हम अगण्य बोलते थे, अगण्य, ये हमारी वेल्थ डिटरमाइन करती थी, वेल्थ डिटरमाइन करती थी, मतलब जिसपे जितनी गाय वो उतना अमीर। तो अमीर को ही बोलते थे यहाँ पर गोमट, वेल्दी पर्सन, गोमट हमारा वेल्दी पर्सन हो गया। उसके बाद में गविष्ठी, गविष्ठी बोलते थे काउस के बैटल को, बैटल ऑफ काउस को हम बोलते थे गविष्ठी। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की, जैसे कि जो सभा होती थी, सभा का मतलब क्या था कि ये हमारी मतलब प्रिविलेज्ड होती थी, प्रिविलेज्ड लोगों की, प्रिविलेज्ड लोगों के मतलब कम्युनिटी को सभा बोलते थे। समिति के अंदर होते थे हमारे कॉमन पीपल्स, मतलब कॉमन पीपल्स की कम्युनिटी को बोलते थे समिति। और विडट यानी कि रिलीजियस पर्पस, जैसे क्या बोलते हैं ना कि वहां सभा हो रही है या वो समिति है, तो सभा होती थी प्रिविलेज लोगों की, मतलब कुछ चुनिंदा लोगों की। समिति होती थी कॉमन लोगों की, जो कॉमन लोग बना लेते थे। और विडट जो होती थी वो बनती थी हमारी रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए हमारी विडट बनती थी। अब बात कर लेते हैं मतलब कुछ और थोड़ा सा, इसको ही आगे बढ़ाते हैं कि जो हमारे पुरोहित होते थे, पुरोहित किनको बोलते थे, जो हमारे प्रीस्ट, यानी कि पुरोहित वही जो हमारे हवन वगैरह करवाते हैं, एक तरह से मतलब ब्राह्मण ही बोल लो, पुरोहित प्रीस्ट को बोलते थे। सेनानी आर्मी चीफ को बोलते थे, आर्मी चीफ को सेनानी बोलते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे कि आर्मी चीफ को उस टाइम पे क्या बोलते थे। और जो विलेज का हेड होता था उसे ग्रामीणी बोलते थे, ग्रामीणी यानी कि विलेज के हेड को ग्रामीणी बोलते थे। अच्छा, प्लस एक चीज इसमें और लिख लेना, जो हमारी लास्ट स्लाइड थी, कि मतलब जो हमारी सभा और समिति है, इन दोनों में वुमेन कैन पार्टिसिपेट, वुमेन्स कैन पार्टिसिपेट। मतलब ऐसा नहीं था कि वुमेन्स इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, वुमेन्स ही हमारी पार्टिसिपेट कर सकती थी इसमें, ये बता ही दिया मैंने आपको। प्लस इसके बाद जो यहाँ पर एक हायरार्की आती है, तो सबसे ऊपर होता था हमारा राष्ट्र, उससे नीचे फिर आते थे हम जन, जिसे बाद में जनपद बोला गया। फिर आता था हमारा विश्व, फिर ग्राम, ग्राम, और फिर कुल। तो राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल, ये हम एज इट इज याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है हमसे। बाकी बात कर लेते हैं, अभी हमारा अर्ली वैदिक एज ही चल रहा है कि ये लोग, अच्छा लेटर वैदिक एज आ गया, तो यहीं पर लिख लेते हैं। प्लस ये लोग जो रिलीजन, मैंने आपको रिलीजियस पर्पस इनका बता ही दिया, किस किस की पूजा करते थे, इंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु। तो मतलब जैसे कि इंद्र को तो बोला जाता था पुरंदर, पुरंदर यानी कि लॉर्ड ऑफ
फ्लो, लोड ऑफ फ्लो। पृथ्वी हमारी ये हो ही गई जिस पे हम रहते हैं, प्लस अग्नि। अग्नि जैसे आपने आज भी देखा होगा कि मैं अग्नि को साक्षी मान के ये चीज कर रहा हूँ, मतलब कि ये एक तरह से मीडिएटर होती थी किस किस के बीच में, ह्यूमन एंड गॉड के बीच में। कौन? अग्नि। बाद में वायु हमारी हवा, और सोम हमारा पानी। इसीलिए हम सोमरस को बोलते थे अपना एनर्जी ड्रिंक। साथ में हमारा रुद्र, जिसको हम बोलते थे गॉड ऑफ एनिमल्स। अदिति, बताया था मैंने, अदिति और उषा। उषा गॉडेस ऑफ डॉन, अदिति हमारी मदर ऑफ गॉड्स, मदर ऑफ गॉड्स अदिति। और सावित्री, जिनके लिए हमारा गायत्री मंत्र डेडिकेटेड था। अब यहाँ पर एक नोट और लिख लेना अलग से कि जो हमारी पोट्री होती थी, पोट्री वो होती थी हमारी ओक्रे, ओक्रे कलर्ड, यानी OCW, ओक्रे कलर्ड, OCPA होता है ओक्रे कलर्ड पोट्री, और BRW यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर। ये हमारी अर्ली वैदिक एज में यूज करी जाती थी पोट्री। इसके बाद आगे चलते हैं हमारा लेटर वैदिक एज, जो कि हमारा 1000 से 600 BC तक था। और इसमें बाकी के 3 वेद हमारे कंपाइल किए गए, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्लस जो हमारे आर्यंस थे उन्होंने एक्सपेंड करा पंजाब से, फिर वो अब हमारे वेस्टर्न यूपी साइड भी आ गए, वेस्टर्न यूपी साइड भी आ गए वो पंजाब से। तो अब उसमें जो लेटर वैदिक एज में था हमारा, अपर पोर्शन तो था हमारा कुरु का, और मिडिल पार्ट था हमारा पांचाल का। जैसे हमारा ये भारत है, ये ऐसे करके। तो हमारा जो अपर पार्ट था वहां पर हमारी कुरु ट्राइब रहती थी, और जो हमारा मिडिल वाला पार्ट था ये वाला, यहाँ पर हमारी पांचाल ट्राइब रहती, कुरु और पांचाल। और इन दोनों की जो हमारी कैपिटल थी वो थी हस्तिनापुर, इन दोनों की कैपिटल थी हस्तिनापुर। अच्छा, अब सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे कि लेटर वैदिक एज में हमारा सबसे पहले फर्स्ट आयरन यूज, इस टाइम पे हमारा पहली बार आयरन का इस्तेमाल हुआ। कब? लेटर वैदिक एज में आयरन का। और जब आयरन का यूज हुआ तो आयरन के वेपन्स भी बनने लगे। अच्छा, अब कुरु ट्राइब में जो था हमारा, आपने जैसा कि सुना ही होगा वो महाभारत का युद्ध। तो कुरु ट्राइब में हमारे दो कौन कौन सी थी, कुरु के अंदर जो दो क्लैंस थे, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं आप, वो कौन कौन से थे? पांडव और कौरव, पांडव और कौरव, जिनके बीच में हमारा, इन दोनों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत कब? 950 BC में महाभारत युद्ध हुआ हमारा, 950 BC में। अब वो धीरे धीरे वेस्टर्न यूपी से मतलब ईस्टर्न यूपी में भी आने लगे। और यहाँ पर जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, कि हॉर्सेस को वो नहीं जानते थे, ना ही आयरन को जानते थे। यहाँ पर उन्हें वो हॉर्सेस को भी जानने लगे। और मेनली मतलब फिर तो हॉर्सेस जो उनके पास होते थे रथ वथ के लिए, तो हॉर्सेस भी हमारे आ गए यहाँ पर। प्लस एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर तो होता ही था वैदिक एज में, पेस्टोरल कम्युनिटी थी। लेटर वैदिक एज में थोड़ा सा और एग्रीकल्चर आ गया हमारा। फिर उसके बाद में बाकी ऐसा कोई चेंज इसमें आया नहीं, बस ये हो गया कि जो मैंने आपको बताया था ब्राह्मण्स वगैरह वाला। एक मिनट वहीं पर शायद दिखवा दूं अगर जगह हो तो, ब्राह्मण्स वाला।
चलो यहीं पर लिखवा देता हूँ आपकी दोबारा से। हाँ, कि जो हमारे ब्राह्मण्स थे वो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि रिचुअल्स और सेक्रीफाइस, रीति रिवाज वाले काम ये करवाते थे हमारे ब्राह्मण्स। फिर उसके बाद जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय वो युद्ध में काम आते थे, मतलब युद्ध करते थे क्षत्रिय। वैश्य जो होते थे वो करते थे ट्रेड। और जो शूद्र होते थे, जो शूद्र होते थे वो होते थे सर्वेंट्स। शूद्र होते थे सर्वेंट्स। इसमें ये देखने को मिला। प्लस जो हमारा लेटर वैदिक एज में हुआ, वो जो हमारी विदट थी, यानी कि रिलीजियस पर्पस के लिए जो हमारी एक तरह से समिति के कम्युनिटी बनाई जाती थी विदट, ये डिसअपियर हो गई लेटर वैदिक एज में। ये डिसअपियर हो गई। साथ में लेटर वैदिक एज में जो चावल होते थे उनको व्रीहि बोलते थे, व्रीहि बोलते थे चावलों को। साथ में यहाँ पर जो हमारे 4 आश्रम्स यहाँ पर मेंशन्ड हैं, 4 आश्रम्स, वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। तो जैसे कि आप जानते हैं ब्रह्मचर्य मतलब जब तक शादी न हो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो कि हमारा फर्स्ट फेज होता था, मतलब जन्म से लेके 25 वर्ष तक की आयु तक। यानी कि अगर आपकी शादी नहीं होती है तो आपको जब तक शादी न हो जाए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद सेकंड फेज आता है गृहस्थ, यानी कि अब आपकी शादी हो गई तो अब आप गृहस्थ जीवन जिएंगे एक तरह से 50, अपने उम्र के 50 साल तक, 25 से लेकर 50 साल तक। फिर आप वानप्रस्थ, यानी कि आपकी थर्ड फेज आ जाएगा लाइफ का। और फिर उसके बाद में मतलब थर्ड फेज में जब आप धीरे धीरे चीजों से दूर होने लगोगे। और संन्यास यानी कि ये फोर्थ, इसमें तो आप बिल्कुल संन्यास ले लोगे, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। अब लेटर वैदिक एज में शादी, शादियों का मेंशन मिला, यानी कि शादी नए नए तरीके से होती थी यहाँ पर, मतलब नाम अलग अलग दिया गया उन्हें। तो जैसे हमारा जो अनुलोम विवाह होता था, अनुलोम विवाह, उसमें क्या होता था, बॉय जो होता था वो होता था हायर कास्ट से, और जो गर्ल होती थी वो होती थी लोअर कास्ट से। प्लस प्रतिलोम विवाह जो होता था, प्रतिलोम विवाह, उसमें जो बॉय होता था वो होता था लोअर कास्ट से, और गर्ल होती थी वो होती थी हायर कास्ट से हमारी। साथ में मतलब 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस और मिले यहाँ पर, यानी कि ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह, यानी कि ये अब आ गए हमारी मैरिज किस किस टाइप से होती थी। यानी कि ब्रह्म विवाह में तो ये होता था कि मतलब सेम सेम कास्ट या सेम वर्ण में शादी हो गई आपकी, बिल्कुल पूरे क्या बोलते हैं रीति रिवाज के साथ, उसे बोलते थे ब्रह्म विवाह। गांधर्व विवाह, जो कि आजकल बहुत चल रहा है और बहुत लोग उसकी इच्छा भी रखते हैं, लव मैरिज। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो आप मतलब गांधर्व विवाह कर लिया आपने। प्लस देव विवाह, ये होता था मतलब इसका मतलब होता था कि अपनी बेटी किसी बाप ने मतलब किसी पुरोहित को या प्रीस्ट को दक्षिणा में दे दी। फादर डोनेट हिज डॉटर टू प्रीस्ट एज दक्षिणा। जैसे आजकल देते हैं दक्षिणा, या मतलब पहले देते थे तो उस टाइम दक्षिणा में लड़की दे दी कि हमारी लड़की ले जाओ, तो उसे बोलते थे देव विवाह। साथ में अर्श विवाह या अर्षा विवाह या अर्श विवाह, जो भी इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता था टोकन ब्राइड प्राइस
यानी कि टोकन ब्राइड प्राइस हमें मिल जाता था, मतलब एक तरह से वही दहेज मान लो, काओ या गुल के रूप में दहेज मिल जाता था, तो उसे अर्श विवाह बोलते थे। प्रजापति विवाह विदाउट दहेज, यानी कि विदाउट डोरी अगर आपने बिया कर लिया तो वो प्रजापति विवाह हो गया हमारा। असुर विवाह, यानी कि अगर किसी ने लड़की को खरीद लिया, परचेज कर लिया, तो वो असुर विवाह में आएगा। साथ में राक्षस विवाह, राक्षस विवाह में कौन सा आता था, एबडक्शन या किडनैपिंग, किडनैप या एबडक्ट कर लिया अगर किसी ने लड़की को तो वो राक्षस विवाह में। प्लस पैशाच विवाह में कौन सा आएगा, पैशाच, SACHA, पैशाच विवाह में कौन सा आएगा कि अगर कोई लड़की मतलब अपने सेंसेस में नहीं है, मतलब नॉट इन हर सेंसेस, यानी पागल है या मेंटली डिस्टर्ब्ड है, कुछ भी बोल दो मतलब, तो उसकी आपने शादी कर दी तो वो पैशाच विवाह में आएगा। पोट्री, यहाँ पर आजकल के एग्जाम्स में पोट्री बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है, तो इसको ध्यान रखना कि लेटर वैदिक एज में जो पोट्री थी वो हमारी कौन सी थी, ग्रे कलर्ड पोट्री, ग्रे कलर्ड। अब कुछ वन लाइनर्स बता देता हूँ मैं आपको जो हमारे मतलब एग्जाम्स में देखने को मिले, सो दैट आपको मतलब एक तरह से PYQ का भी आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो मतलब जो हमारे सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, जो हमारे ब्राह्मण करवाते थे, वो टेम्पल्स में नहीं होते थे, वो हमारे टेम्पल्स में नहीं होते थे और ना ही प्रीस्ट के घर पर होते थे, मतलब जो भी महंत होता था ना ही उसके घर पर होते थे। संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज है इसको इंडो यूरोपियन भी बोलते हैं, इंडो यूरोपियन, यानी इसका उद्गम जो एक तरह से इंडो यूरोपियन माना जाता है। वेद्स को हम श्रुति भी बोलते हैं, वेद्स आर आल्सो कॉल्ड श्रुति। अच्छा, ऋग्वेद में ही मेंशन है, एक चीज मतलब मेंशन है कि जो विश्वामित्र है हमारे, वो बात कर रहे हैं किस किस से, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि विश्वामित्र जो है वो डायरेक्ट कौन कौन सी रिवर से बात कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं किससे, ब्यास और सतलुज से, मतलब उनके बारे में बात कर रहे हैं, ब्यास और सतलुज के। साथ में धर्मसूत्र, आप सबको पता ही है, धर्मसूत्र वही होते हैं जो रूलर्स के लिए नॉर्म्स होते हैं कि आपको ऐसे करना है, इस धर्म से चलना है, वो सारे धर्मसूत्र होते हैं। प्लस व्यास जी ने मतलब व्यास कंपाइल्ड, इन्होंने ही कंपाइल किया था क्या क्या, हमारे पुराण और महाभारत, बोथ पुराण एंड महाभारत, इन्होंने ही, व्यास जी ने ही कंपाइल किया था पुराण को और महाभारत को। सो गाइस, ये था हमारा वैदिक एज का एक छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, एक बार आप पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे ही ऐसे छोटे छोटे लेक्चर मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, हर पॉइंट मतलब टॉपिक के, जिससे कि आपको एक बार में पढ़ने में भी प्रॉब्लम ना हो और इजीली सारी चीज़ें याद भी हो। ओके गाइज, बाय।